हेलो जय हिंद साथियों। तो आज मैं स्वागत करता हूं आपका अपने नए लेक्चर में। और जिसमें मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका फिफ्थ चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड रहता है फर्स्ट। क्योंकि इसमें से आपके केस बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं या आपके असर्शन रीजंस जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी चैप्टर में से मैक्सिमम बनते हैं। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को आप हल्के में ना लें। और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता जाऊं उस तरीके से आप सारे कंसेप्ट को समझते चलना। और फिर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। और वो क्वेश्चंस आपके बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। और चैप्टर नंबर फिफ्थ है आपका, जैसा कि आपको दिख रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए इससे पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट समझने पड़ेंगे। बेसिक पॉइंट सबसे पहले ये है कि आपको समझना पड़ेगा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, अब ये सीक्वेंस आप नॉर्मली तो जानते ही हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब है, ध्यान से समझिए, कि आप किसी भी चीज को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रखते हैं, प्रॉपर पैटर्न में रखते हैं, उसी चीज को हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, आपने नेचुरल नंबर देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ध्यान से देखो, एक प्रॉपर पैटर्न है। और प्रॉपर पैटर्न क्या है कि एवरी नंबर इज एक्सीड वन फ्रॉम इट्स लास्ट नंबर, यानी पिछले वाले नंबर से अगला वाला नंबर वन ऐड होता जा रहा है। इस तरीके से मैं दूसरा देखूं, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिफ्थ का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। ध्यान से देखो तो इसमें भी एक कॉमन पैटर्न नजर आ रहा है, और वो पैटर्न क्या है? स्क्वायर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। इसी तरीके से आप क्यूब लिख सकते हो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका क्यूब हो गया। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। ये जो सारे आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? आपके सिक्वेंसेज हैं। इसमें आपको एक प्रॉपर पैटर्न नजर आ रहा है। पैटर्न क्या है? यहाँ पे, यहाँ एवरी नंबर में वन ऐड हो रहा है। ध्यान से देखो, ये पैटर्न ही कहलाता है आपका। एवरी नंबर में क्या ऐड हो रहा है? +1 हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एवरी नेचुरल नंबर का क्या है? स्क्वायर है। यानी n का स्क्वायर आप बोलोगे, जहाँ n क्या है आपका? n इंटू एन प्लस वन कंजिक्यूटिव नंबर, नेचुरल नंबर है। यहाँ देखो जरा, ये आपका क्यूब नजर आ रहा है, एक नंबर का नेचुरल नंबर्स का क्यूब होता जा रहा है। यहाँ देखो तो कितना ऐड किया जा रहा है? 2 ऐड किया जा रहा है। एवरी नंबर में प्लस का 2 किया जा रहा है। देखो जरा ध्यान से, +2 हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? ध्यान से देखो, +2 हो रहा है, एवरी नंबर में +2 आ रहा है। ये इसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रॉपर पैटर्न। तो जो प्रॉपर पैटर्न में जब आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अभी आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो था वो आपका क्या था? सीक्वेंस था। सीक्वेंस के एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे समझा दिए। अब मैं इसके आगे बात करता हूँ, सीक्वेंस के आगे फिर आपको क्या समझना है? दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं, सीक्वेंस में एक खास बात क्या होती है? सीक्वेंस में क्या खास बात होती है कि इसमें जो टर्म होते हैं, इन टर्म्स को कुछ हम नेमिंग भी करते हैं। जैसे जो पहले, सबसे पहले लिखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट टर्म। जो सेकंड नंबर पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म। जो थर्ड नंबर पे होगा इसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। इनको इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। अब फर्स्ट टर्म को अगर आप हर बार सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे लिखने की बजाय इस चैप्टर में हमको बोला गया कि भाई आप फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर दो किससे? A1 से। देन सेकंड को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A2 से। थर्ड को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देन A3। फोर्थ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? देन A4। फिफ्थ को किससे करेंगे? A5। सिक्स को किससे करेंगे? A6।
7 को किससे करेंगे A7, 8 को किससे करेंगे A8। ये आपका क्या हो गया, इस सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पहले टर्म्स को A1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। अगर किसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म इसी तरीके से चलते जा रहे हैं, हमें पता नहीं कितने टर्म्स हैं, तो हम क्या मानते हैं कि सपोज इस जगह पर जाकर के कोई एक nth टर्म आ रहा होगा। क्या nth टर्म आ रहा होगा, तो इस nth टर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई? फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स को, एट्थ को, नाइन्थ को, टेंथ को, 10, 11, 12 सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका तो एक ही सफिक्स में आप क्या लगाते जाएंगे, वही नंबर लगाते जाएंगे। अगर सपोज आपसे 100th टर्म पूछा जाए, 100th टर्म, तो इसको आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे A100। सिंपल सा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो अगर आपसे nth टर्म के बारे में पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप, सिंपल सा nth टर्म इस तरीके से इसको लिख देंगे an टर्म। अब ये an टर्म होता क्या है, इसको भी आगे और डिस्कस करेंगे, बट आपको ये तो समझ में आया कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। nth टर्म को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूं मैं। सीक्वेंस आपको समझ में आ गया, सीक्वेंस के टर्म्स आपको समझ में आ गए, फिर हम समझते हैं इसके बाद प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशंस क्या होता है, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब जरा देखिए प्रोग्रेशन क्या होता है, ये आपको समझना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका चैप्टर है वो कहीं ना कहीं नाम आपको दिख रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। प्रोग्रेशन, इसकी स्पेलिंग थोड़ा ठीक करना। प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, देखो जब मैं यहाँ सीक्वेंस में ए nth टर्म की बात कर रहा था, सपोज यहाँ पर अभी समझ में आया ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5 है, इस तरीके से कोई ये nth टर्म है, और इस nth टर्म की डेफिनेशन देखने को आपको मिल जाए सपोज जैसे 2n+3, बोला आगे जो nth टर्म है वो आपका an इक्वल टू 2n+3 है, वेयर n की वैल्यू आपको क्या है, कोई भी टर्म की पोजीशन होगा। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ टर्म, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ टर्म, ये इसका रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, कि ये किस जगह पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये प्रोग्रेशन क्या होता है, तो ध्यान से देखना, जो सीक्वेंस हमने पढ़ा इन सीक्वेंस में एक कॉमन पैटर्न था, बट यहाँ एक चीज याद रखना, ये जो फॉर्मूला है nth टर्म का, ये इस एवरी सीक्वेंस में अप्लाई नहीं होता है। ध्यान से समझना, जैसे मैंने बात करी, मुझे फर्स्ट एपी जो है, सॉरी फर्स्ट यहाँ पर आपकी सीक्वेंस नजर आ रहा था ये वाला 1 2 3 4 5 6, मुझसे पूछा गया कि इस वाले सीक्वेंस का 25th टर्म क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, ये इसकी डेफिनेशन मुझे दे रखी है, अगर मैं अगर मैं इसका 25th टर्म निकालूंगा तो मैं लिखूंगा A25 इक्वल टू 2 × 25, देखो n की जगह पर 25 लिखना है मुझे, तो A25 कितना निकल के आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये 53 निकल के आएगा। क्लियर? यही पैटर्न, ये जो फॉर्मूला है nth टर्म का फॉर्मूला, क्या ये सेकंड वाले सीक्वेंस में लगेगा, क्या ये सेकंड वाले में लगेगा, सॉरी, ये ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा इस सीक्वेंस के हिसाब से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बट ये फॉर्मूला किसी एक अदर सीक्वेंस के लिए होगा। अगर यहाँ पर मैं ये सीक्वेंस देखूंगा, एक मिनट इसको दोबारा बताता हूँ, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं ना, nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा तरीका क्या हो गया an, ये याद रखना। अब यहाँ एक चीज समझिए जरा, इस वाले में अगर मैं देखूं तो ए एन टर्म की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ए nth की क्या है, n+1, ए nth टर्म क्या है, n+1, या ऐसे कह दीजिए यहाँ पे जो है इस वाले में केवल n टर्म जो है वो n होगा। अगर मुझसे बोला जाए इसमें
इसका 25th टर्म निकालिए, तो मैं ए 25th लिखूंगा और आंसर भी मेरा 25th होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में 25 नंबर पर क्या आएगा, 25 ही आएगा। अब इसमें देखिए जरा, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, एन स्क्वेयर, ठीक है, ए एन स्क्वेयर। अब यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर। इस तरीके से पैटर्न मिल जाएगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत जरूरी क्या है, सीक्वेंस में जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है वो एवरी सीक्वेंस में फॉलो नहीं करता है। जैसे यहाँ पर q है, अभी जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा था मैंने, वो सीक्वेंस का फॉर्मूला नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। चलो सीक्वेंस का भी कह सकता हूँ मैं, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने नंबर लिखे, आप उसको सीक्वेंस का फॉर्मूला मान लीजिए। सपोज मैंने ए एन क्या लिखा, एन स्क्वायर लिखा, दूसरा ए एन इक्वल टू मैंने एन क्यू लिख दिया। लेकिन अगर मैंने एक सीक्वेंस आपको बनाया किसका, प्राइम नंबर का। अब प्राइम नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग में आता है सबसे पहले 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर आपका 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 7 के बाद क्या आता है आपका, 11 आता है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, कॉल आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें प्राइम नंबर मैंने लिखा 2 3 5 7, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा एंड सो ऑन। अब इन जो प्राइम नंबर्स में मुझे जरा कोई सीक्वेंस का फॉर्मूला बता दीजिए, ए एन। सीक्वेंस तो है ना, क्योंकि हम बोल सकते हैं सीक्वेंस किसकी है, प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस है। और प्रॉपर पैटर्न भी क्या है, कि ये पैटर्न ये है कि एवरी नंबर इज ए प्राइम नंबर और कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। पैटर्न तो है, बट इनके नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर nth टर्म का फॉर्मूला नहीं है। तो जब किसी सीक्वेंस में हमारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं होता है, तो उस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन के अंदर नहीं रखते, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब प्रोग्रेशन क्या होगा, तो प्रोग्रेशन क्या होता है, द सीक्वेंसेस दैट हैव ए पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ देयर nth टर्म। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस सीक्वेंस के पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। यस, स्क्वायर्स का निकालने के लिए फॉर्मूला है, क्यूब निकालने के लिए फॉर्मूला है, बट क्या किसी प्राइम नंबर को निकालने के लिए उस सीक्वेंस के लिए कोई फॉर्मूला है, नहीं है। और भी सीक्वेंसेस हो सकते हैं कि बीच में डिफरेंस प्राइम नंबर्स का कर दो आप। तो मीनिंग ये हुआ कि प्रोग्रेशन एक्चुअली क्या होती है, जिसके पास अपना खुद का एक फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का। फिर इस प्रोग्रेशन के बाद क्या आता है, प्रोग्रेशन के बाद आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये ध्यान से समझ लेना ये क्या होता है, क्योंकि यही हमारा चैप्टर है। एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं किसी सीक्वेंस में, प्रोग्रेशन दैट हैव ए कॉमन डिफरेंस बिटवीन कॉमन डिफरेंस इक्वल कॉमन डिफरेंस इक्वल कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच टू
बिटवीन ईच टू कंजिक्यूटिव टर्म्स। तो जो सीक्वेंस आपकी कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है एवरी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? द प्रोग्रेशन दैट हैव ए इक्वल कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच टू कंजिक्यूटिव टर्म्स इज कॉल्ड ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ से 2 से 4 आने में कितना ऐड करना पड़ा? 2। 4 से 6 आने में 2 ऐड करना पड़ा। 6 से 2 आने में 8 आने में 2 ऐड करना पड़ेगा, प्लस 2 करना पड़ेगा 10 आएगा, प्लस 2 करेंगे 12 आएगा, प्लस 2 करेंगे 14 आएगा। इसके बाद वाला टर्म भी आप निकाल सकते हो और वो क्या होगा? 16 हो जाएगा। उसके बाद वाला भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप निकाल दोगे, 18 हो जाएगा। उसके बाद वाला पूछा जाएगा तो आप 20 निकाल दोगे। समझ में आ रहा है? क्या नजर आया? देखो यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है। एवरी नंबर कंजिक्यूटिव 2 नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका क्या है? 2 है। और इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी। और जो यहाँ पर आपको देखने को मिला क्या है? 2। अगर इस सीक्वेंस में आप ध्यान से देखो तो आपको फर्स्ट टर्म क्या नजर आ रहा है? 2 है। फर्स्ट टर्म को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था? A1 से। A1 जो है वो आपका क्या है? 2 है। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है आपको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिस प्रोग्रेशन के पास अपना पर्टिकुलर कॉमन डिफरेंस होता है एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इन्हीं प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। मतलब जिनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपका सबके सामने, सबके बीच में सेम होगा, वही हमें पढ़ना है केवल। बाकी का कुछ नहीं पढ़ना है। स्क्वायर वाला, क्यूब वाला वो हमें नहीं पढ़ना है, केवल हमको पढ़ना है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जरा इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है आपका जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी में जहां भी आपको यूज करूंगा वर्ड, इसका मतलब सिंपली वही देखने को मिलेगा। क्या होता है इसका मतलब? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मैं अब इसका वर्ड जो है वो क्या यूज करूंगा? एपी यूज करूंगा शॉर्ट फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? तो देखो वापस फिर जाइए यहाँ से। फर्स्ट टर्म आपका जो है वो क्या है? A1 जो है आपको 2। अगर मैं आपसे A2 पूछूं तो कैसे मिला आपको? 2 प्लस 2। अब ये जो 2 है वो क्या है? ये वाला 2, ये 2 है। और इस 2 को मैंने क्या बोला था? डी। इसका मतलब जो A2 है वो आपको कैसे मिला है? A1 में डी ऐड करने पर। अगर आपसे A3 पूछूंगा तो A1 में डी ऐड करूंगा और फिर जो भी है फिर उसमें डी ऐड करूंगा। नहीं समझ में आया? देखो निकाल के देखो, 2 + 2 + 3 6 आ जाएगा ना? तो थर्ड टर्म आपका 6 आ गया। कैसे निकाला? तो पहला टर्म तो था ए, पहला टर्म क्या था इसका? ए। दूसरा क्या निकल के आया? A + D। A + D निकल के आया। अब ये सेकंड टर्म है, तो थर्ड टर्म क्या निकल के आया? A + D + D। क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड होता जाएगा। और ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये क्या निकल के आ रहा है? ये आपका A2 है। A2 है ना, तो मैं A3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, A2 + D, क्योंकि उसमें डी ऐड करना है। और A2 का आपको पता है A + D। इसका मतलब इसको मैं इस तरीके से और लिख सकता हूँ, A + 2D। A + 2D। D + D क्या बनेगा? A + 2D बन जाएगा। मतलब A3 को लिखने का तरीका है A + 2D। अगर मुझसे पूछा जाए A4 क्या होगा, तो आप ध्यान रखना A + 3D लिख देना, यानी यहाँ से एक कम करते लिखते जाना। अगर A5 पूछेगा आपसे तो लिख देना A + 4D। A6 अगर पूछेगा आपसे तो लिख देना A + 5D। ठीक है, ये जो निकल के आ रहा है एक्चुअल में A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, यही आपका जो होता है वो क्या होता है? यही जो होता है आपका जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए की क्या हो गई? फर्स्ट टर्म जो है आपका वो ए है, सेकंड टर्म क्या निकल के आएगा? A + D।
थर्ड टर्म क्या निकल के आएगा, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म निकल के आएगा ए प्लस 3d, एंड सो एन। लेकिन इस जनरल फॉर्म ऑफ एपी में देखिए दो टाइप की एपी होती है, इनफाइनाइट और एक फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट एपी का मतलब है जिसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, डिफाइन है, नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड रहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पर आपके खत्म हो गया ये। मैं आगे इसका डॉट 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 नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहीं पे खत्म हो गया, तो ये जो है वो कैसी एपी आपकी, फाइनाइट एपी है। अगर इनफाइनाइट बोलेगी तो नंबर ऑफ टर्म नॉट डिफाइंड, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म नॉट डिफाइंड, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, और इसके बाद मैंने इस तरीके से डॉट 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 लगा दिया। इनफाइनाइट है, कहाँ तक जा रहा कोई नहीं पता। इसका मतलब इनफाइनाइट जो एपी होती है, इसका आपका लास्ट टर्म नहीं पता होता, और जो फाइनाइट होती है इसका आपको लास्ट टर्म पता रहता है, और वो लास्ट टर्म क्या है आपका 12। आया समझ में? तो फाइनाइट एपी क्या होती है, इनफाइनाइट एपी क्या होती है, समझ में आ गया। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी समझ में आ गया। इसके बाद क्या है जरा देखिए आगे, एक्सरसाइज आ गया। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो समझ लो। यहाँ पर जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी है वो तो आपको नजर आ गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और किसी भी टर्म्स को निकालने होंगे। लेकिन क्या अगर मुझसे 100th टर्म पूछा जाए तो मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगा, ए प्लस 99d तो लिख दूंगा। ये पैटर्न तो समझ में आ गया, मुझे काउंटिंग पता है। लेकिन अगर मुझसे nth टर्म पूछा जाए तो कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, nth टर्म को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए एन से करेंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको। ध्यान से देखिए, जब आपसे 100 पूछा गया था तो यहाँ पे 99d आया था। अगर n पूछा जा रहा है तो इसका मतलब n-1d आएगा। सिंपल सी बात है, अगर 100th टर्म पूछा गया तो 99d आया, और जब 3 पूछा जा रहा था तो 2d आ रहा था, 4 पूछा जा रहा था तो 3d आ रहा था, 6 पूछा जा रहा था 5d आ रहा था। इसका मतलब nth टर्म पूछा जा रहा है तो n से एक कम वाला d आएगा। इसका मतलब यहाँ पर तो आपका फर्स्ट टर्म सबके साथ आता ही था, लेकिन जो d है इसके साथ क्या आएगा, n में से 1 माइनस करके d आएगा। भाई देखो, जब 100 टर्म पूछा गया तो 99d आया, तो nth टर्म पूछा जाएगा तो n-1d आएगा, नहीं आएगा। क्लियर है ना? अब इसके n की जगह कुछ भी वैल्यू रखते जाओ। आप 100 रखेंगे तो देखो जरा 100th टर्म कैसे निकल के आएगा, देखो जरा, a प्लस 100-1 इंटू डी, क्या निकल के आया, ए प्लस 99d आ गया कि नहीं आ गया, ए प्लस 99d आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर हुआ? ये चीज़ है। अब इसके बाद मैं बढ़ता हूँ एक्सरसाइज की तरफ, और आपको मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, ध्यान से देखिए जरा। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये पूछ रहा है इनमें से किस में आपका, एक मिनट पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको चेक करेंगे, क्या है जरा फर्स्ट देखिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेट 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेट 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, बट वहां पर आपसे पॉलिनोमियल में पूछा गया था या आपका लीनियर इक्वेशन में था। क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है ये एपी है कि नहीं। एपी के लिए क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज क्या है, फर्स्ट किलोमीटर चार्ज इक्वल टू 15 रुपीज, और एवरी नेक्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, 8 रुपये एक्स्ट्रा है। इसका मतलब सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 + 8 हो जाएगा। थर्ड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 + 8 + 8 आ जाएगा। फोर्थ किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 + 8 + 8 + 8 आ जाएगा।
नहीं आया समझ में? 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना 4th किलोमीटर पहुंचने के लिए। भाई देखो फर्स्ट किलोमीटर तो 15 है ही, सेकंड में आपका क्या है 15 में 8 ऐड हो जाएगा, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा। थर्ड में मतलब 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा। फोर्थ में मतलब 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा। अब यहाँ देखो, पहले आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे, सेकंड किलोमीटर के लिए आपको 23 रुपीज़ देने पड़ेंगे, थर्ड किलोमीटर के लिए आपको 31 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फोर्थ किलोमीटर के लिए आपको 39 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यानी कि आपका जो सीक्वेंस बन रहा है, फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, चेक करिए क्या इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है कि नहीं। देखिए जरा, यहाँ से यहाँ तक मैंने देखा तो +8 हुआ, तब जाके 23 आया। यहाँ भी +8 हो रहा है, यहाँ भी +8 हो रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म भी आप निकाल सकते हो, इसमें 8 ऐड करके तो 47 आ जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म भी आप निकाल सकते हो +8 करके, तो क्या आ जाएगा आपका 55 आ जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस देखो जरा, ये जो है वो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और जब भी ये कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ जाए, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए एवरी पॉइंट पर, तो उसको हम बोलते हैं एपी। इसका मतलब जो फर्स्ट है वो एपी है। क्लियर? क्वेश्चन ओवर। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए क्या है। सेकंड में बोला गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4, इंपोर्टेंट, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है, एक आपके पास सिलेंडर है। क्या है? आपके पास एक सिलेंडर है, ध्यान से समझना जरा इसको। सिलेंडर है और वो सिलेंडर में ध्यान से देखिए आपके पास क्या है। ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। इसमें भरा हुआ है एयर। के अंदर क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। इस सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है। अब इसमें से एयर को मैं क्या कर रहा हूँ, वैक्यूम के थ्रू यहाँ से, इस तरीके से एक वैक्यूम लगा होगा, वो इसको क्या कर रहा है, एयर को रिमूव कर रहा है। और एयर रिमूव कर रहा है एक बार में, कितना करता है, 1/4 ऑफ टोटल जो भी इसमें रिमेनिंग है। तो मैं ये लेट करके चलता हूँ, एयर जो वॉल्यूम है इसके अंदर वो कितना होगा, वी होगा इनिशियली। अगर स्टार्टिंग में वी है, देन सेकंड जब 1/4 आप इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना रह जाएगा, वैक्यूम रिमूव करेगा ना 1/4 को। तो देखो जरा, वी में से 1/4 वी रिमूव करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 4v माइनस वी अपॉन 4। आंसर आएगा 3v/4। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अब जो बचने वाला है आपके पास वॉल्यूम, वो 3v/4 बचेगा। अब जो 3v/4 बच गया, इसका फिर से आपको क्या निकालना है, 1/4 निकालना पड़ेगा रिमेनिंग का। और इसका 1/4 निकालने के बाद वही आपका यहाँ पे बचेगा। तो कंटिन्यू आप यहाँ पर फिर से वही 3/4 बचेगा आपके पास, फिर से वही 3/4 बचेगा आपके पास। कंटिन्यू यही आपका फॉर्मूला निकलता जाएगा। तो मतलब सेकंड टाइम में कितना बचेगा, इन दो का मल्टीप्लाई। थर्ड टाइम में कितना बचेगा, इन तीन का मल्टीप्लाई। तो सेकंड टाइम में आपका कितना बच जाएगा, 3/4 वी का होल स्क्वायर बचेगा। फिर आपका 3/4 वी का होल क्यूब बचेगा। 1/4 आपका एवरी टाइम रिमूव होता जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे डिफरेंस क्या है। इसका इसका डिफरेंस कितना निकल के आ रहा था, 1/4 वी, 1/4 वी। इसका इसका डिफरेंस कितना है, जरा ध्यान से देखो तो 3/4 वी। इसका 3/4 वी। यहाँ तो सेम नहीं आ रहा। अच्छा, डिफरेंस देखना है हमको। अब डिफरेंस आपका देखो जरा, यहीं से बिगड़ गया, इक्वल नहीं है ये, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। ओके, एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा देखो वो क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 for the first meter and rising by 50 for each देखो इसमें भी क्या हो रहा है, ध्यान से देखो तो ये आपके पास एक तरीके से कुआं खोदा जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये वेल जो है वो इसकी डिगिंग की जा रही है। तो जो इनिशियली 1 मीटर होगा, उसकी जो कॉस्ट दे रखी है वो कितनी है आपकी, 150 रुपीज़। इसके बाद जो नेक्स्ट मीटर होगा, इसके लिए जो एडिशनल चार्ज है वो कितना है, 50 रुपये। फिर से नेक्स्ट किलोमीटर जो होगा उसके लिए 50 रुपये। फिर से नेक्स्ट किलोमीटर जो होगा उसके लिए 50 रुपीज़। नेक्स्ट किलोमीटर होगा 50 रुपीज़। एवरी मीटर के लिए जो खुदाई हो रही है, जो डिगिंग हो रही है, 50 रुपीज़ चार्ज है। तो जब आपका पहले किलोमीटर का चार्ज 150 देना पड़ रहा है आपको,
तो अब क्या करेंगे, दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, 150 प्लस 50 रुपीज़। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 150 प्लस 50 प्लस 50। भाई यहाँ से ये भी तो चार्ज है ना, ये भी तो देना ही पड़ेगा, पीछे वाला भी, क्योंकि इसको ही तो डिगिंग करके आप आगे बढ़ रहे हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 करना पड़ेगा। तो ये आपके जो है, अब आंसर देखते हैं। पहले वाले का आंसर आ रहा है 150, सेकंड वाले का कितना आ जाएगा 200, इसका कितना आ रहा है 250, इसमें 50 ऐड करेंगे तो 300, इसमें 50 ऐड करेंगे 350, एंड सो ऑन। चेक करते हैं जरा, इसका इसका डिफरेंस, इसका इसका डिफरेंस, इसका इसका डिफरेंस कितना है। तो ध्यान से देखो, इसमें प्लस 50 किया गया है, इसमें प्लस 50 किया गया है, इसमें प्लस 50 किया गया है, इसमें प्लस 50 किया गया है। तो ये जो है कॉमन डिफरेंस आपको क्या नज़र आ रहा है सब में, तो डी की जो वैल्यू है वो 50 है, और जो डी की वैल्यू 50 है, इसका मतलब ये एक एपी है। डी की वैल्यू आपको इक्वल मिलती है, इसका मतलब ये एपी है, दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ठीक है, ये एपी की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इससे आगे वाला क्वेश्चन क्या है। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रेट 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटली जो आपका अमाउंट बनता है वो किस तरीके से बनता है, इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो ये देखो जरा कैसे बनेगा। हम क्या करते हैं, पहले हम इसको लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को। ये हमारे पास 10,000 है, 1 + R/100 ये आपका फॉर्मूला है, और यहाँ पर रहता है टाइम। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है फॉर्मूला, यानी ये आपका फर्स्ट एनुअल पेमेंट बनेगा आपका पी, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल क्यों हो जाएगा, ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें तो फर्स्ट ईयर के लिए जो ये अमाउंट रहने वाला है 10,000, 1 + 8/100 1 ईयर। सेकेंड ईयर के लिए यही क्या हो जाएगा अमाउंट आपका, 1 + 8/100 पावर 2 हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। ध्यान से देखो तो जस्ट डबल हो रहा है। फिर ध्यान से देखो तो नेक्स्ट ईयर के लिए यही अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए यही अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इस टर्म और इस टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस, फिर इससे लेके इसके बीच में, इससे लेके इसके बीच में कॉमन डिफरेंस आपको सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पावर में जा रहा है ना भाई। 1, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, 6 पावर, तो ऐसा तो कॉमन डिफरेंस हमको सेम मिलेगा ही नहीं। और कॉमन डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल इनटू कंसेक्यूटिव टर्म्स। इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए क्या है। ये क्वेश्चन है आपका, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। आपको पहले 4 टर्म लिख के बताने हैं इस एपी के, और उस एपी की कंडीशन क्या दे रखी है, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है वो आपका 10 है, और डी जो है वो आपका 10 है। मतलब ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है ये आपका, और ये जो है वो आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म आपका ए है, तो आपसे पूछा है नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 टर्म के लिए क्या करना है, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म आपका ए प्लस 2 डी होता है, फोर्थ टर्म आपका ए प्लस 3 डी हो जाएगा। तो आपका पहला टर्म क्या हो जाएगा 10, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये ए 1 है, ए 2 क्या हो जाएगा 10 + 10, यानी कि फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, ए ए एन इक्वल टू क्या है, A + n - 1 * डी, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया। तो A2 कितना निकल के आ रहा है 20,
A3 कितना निकल के आएगा जरा देखो, 10 प्लस 2D यानी 2 × 10, तो ये 20 प्लस 10 कितना बनेगा, 30 बन जाएगा। A4 आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 3D यानी 3 × D, D की वैल्यू 10 है, तो ये 30 प्लस 10 कितना बनेगा, 40। तो आपके नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएंगे, A5 भी निकाल दीजिए, A5, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपको दिया ही है, नेक्स्ट 4 टर्म पूछे ना, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 10 प्लस 5 × D, 4 × D, 10 + 4 × D, और D क्या है आपका यहाँ पर 10 है, तो 10 टू 4 जा 40 + 10 = 50। तो नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएंगे आपके, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देख लो सब में कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। इस तरीके से आपका ये AP बन गया और इसके नेक्स्ट टर्म निकल के आ गए। सेकंड वाले में भी आपको A दे रखा है -2 और D है आपका 0, तो यहाँ से पहला टर्म तो आपका A1 तो हो गया -2, A2 क्या हो जाएगा आपका -2 + 0 यानी ये भी -2 निकल के आएगा। A3 आपसे पूछा जाएगा तो क्या आएगा, -2 + 0 = ये भी आपका -2 आएगा। A4 आपसे पूछा जाए तो -2 + 0। अच्छा, ये 0 0 क्यों कर रहा हूँ मैं आपको पहले ये बता दूँ, सर समझो। A2 निकालने के लिए मुझे प्लस D लिखना पड़ेगा, D क्या है यहाँ पर 0 है, इसलिए ये आपका क्या आ रहा है, -2। A3 अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं यहाँ A प्लस 2D लिखूंगा, इसका मतलब 2 × 0 लिखूंगा। अब 2 × 0 0 ही होता है, तो -2 ही रहेगा ये भी आपका। A3 अगर A4 आपसे पूछा जाए तो -2 + 3 × D आएगा, D आपका 0 है, ये 0 बनेगा, फिर भी -2 बचेगा। A5 भी आपसे पूछा जाए तो -2 + 4 × D यानी 0 आएगा, ये भी आपका -2 बचेगा। कहने का मतलब नेक्स्ट 4 टर्म्स जो है आपके क्या हैं, सारे ही टर्म आपके सेम आएंगे। कैसे आएंगे, सेम आएंगे, -2 -2 -2 -2, क्लियर। के बाद थर्ड वाले को देखते हैं, यानी A1 तो आपको 4 दिया ही है, A2 आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 + 3 करेंगे, लेकिन ये माइनस का 3 है तो -3 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब अगर A3 आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, 4 माइनस प्लस लिखते हैं हालांकि, तो 2D आता है, तो 2 × D कितना है आपका, -3। क्या आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 6 = -2 आएगा। A4 अगर आपसे निकलवा जाएगा तो 4 + 3 × D करते हैं, तो यहाँ -3 है, कितना आ जाएगा देखो, 4 - 9 आ जाएगा, तो बचेगा -5 आ जाएगा। A5 निकालना है तो 4 + 4D आता है, तो 4 × -3 कितना आ जाएगा देखो, 4 - 12 = -8 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 4 टर्म आपके क्या हो जाएंगे, देखो जरा ध्यान से, -2 है, -5 है, -8 है, एंड 1 और निकाल दीजिए। अच्छा, A2 निकल के आया ना पहले, तो ये 1 है, A2 तो 1 निकल के आ गया था, ठीक है। तो A2 A3 A4 एंड A5 आपके, ये A5 आपके निकल के आ गए। इस तरीके से सिंपल आपको क्या है, डी की वैल्यू को ऐड करते जाना है, जितना पूछा जा रहा है उतना। यहाँ पर आपका A1 जो है वो कितना, -1 है, A2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A1 है ये। A2 अगर पूछा जाए आपसे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ A1 लिखते हैं यानी -1 प्लस यहाँ पर लिखते हैं D क्या है आपका 1/2। अब 1/2 अगर 1 में ऐड करते हैं, वो भी माइनस का है और वो प्लस का है, इसका मतलब इसमें से 1/2 कम हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा A2 वो बचेगा माइनस का 1/2। इसके बाद अगर A3 आपसे पूछा जाएगा तो आप पहले A लिखेंगे, पहले आप A लिखेंगे, उसके बाद प्लस 2D करेंगे यानी 2 × 1/2, ये 2D हो गया। क्या निकल के आएगा, -1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो के 1, ये आ जाएगा 0 निकल के, प्लस -1, ठीक है। A4 अगर आपसे निकलवाया जाएगा तो आप क्या करेंगे, -1 प्लस 3D आएगा और D की वैल्यू क्या है 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 3/2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, -2 + 3/2 आएगा और ये बचेगा आपका प्लस का 1/2। या ऐसे समझ लीजिए 3/2 का मतलब क्या होता है, 1½ होता है, 1½ में से 1 माइनस हो जाएगा तो हाफ बचेगा और वही हाफ आपका आंसर है। A5 अगर आप निकालोगे तो कैसे आएगा, -1 प्लस 4D लिखते हैं ना, यहाँ 5 है तो यहाँ 4D आएगा, तो 4 ×
डी की वैल्यू 1/2 है, 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे तो -1 + 2 आ जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा प्लस का 1। तो नेक्स्ट 4 टर्म आपके क्या क्या निकल के आए, -1/2, देन आपका 0, देन आपका 1/2, देन आपका 1। ये आपके नेक्स्ट 4 टर्म हो गए। क्लियर हुआ? इस तरीके से सॉल्यूशन आपको निकालना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें देखो जरा, A1 आपका दिया गया है कितना, -1.25। अब A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए क्या करते थे हम, A2 निकालने के लिए हम क्या करते थे, A प्लस डी। ए कितना है, -1.25 प्लस डी कितना है आपका, ये -0.25। सॉर्ट आउट करेंगे तो A2 क्या निकल के आएगा, -1.25 माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 0.25 और फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका, -1 पॉइंट, देखो 0.25 ऐड करेंगे तो 50 बनेगा। ठीक है, माइनस का। अब निकालना है हमें A3 निकालने के लिए क्या करते थे, A प्लस 2D लिखते थे, यानी A आपका क्या, -1.25 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -0.25 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये -1.25 और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन ये इस बार क्या बनेगा, 0.50 हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद। ये आंसर में जाएगा क्या, -1.75। अब A4 निकालेंगे, A4 क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस 3 इंटू डी, डी क्या है आपका, -0.25 है, 0.25 है, मल्टीप्लाई करेंगे -1.25 में, ये भी माइनस हो जाएगा तो 0.75 बचेगा। 0.75 को इधर ऐड करेंगे तो ये बनेगा -2.00, ये 2 बन जाएगा अभी। ठीक है, अब यहाँ से A5 निकालेंगे तो क्या आएगा, A5 निकालेंगे तो -1.25 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है, -0.25, 0.25 -0.25 कितना आ जाएगा, -1.25, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 425 फोर से क्या होता है, 100 के यानी 1 बनेगा और इसके बाद टोटली कितना निकल के आ जाएगा, -2.25। इसका मतलब अब यहाँ पर जो 4 टर्म है क्या है, वो नेक्स्ट 4 टर्म आपके, पहला निकल के आया कितना, दूसरा, पहला तो आपको दिया ही रहता है, दूसरा -1.50, थर्ड निकल के आया आपका -1.75 एंड फोर्थ निकल के आया आपका -2.00 एंड फिफ्थ निकल के आया आपका -2.25। ये आपके नेक्स्ट 4 टर्म्स हो गए इसके। ठीक है, तो ये एपी के इस तरीके से आपको कोई भी टर्म आपसे पूछ ले, अगर ए दिया है और डी दिया है, आपसे वो पूछा जाए 100 टर्म निकालो तो 100 भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको बता रखा है। ठीक है, इसी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा वो भी देख लो। इसमें बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एपी को देख करके आपको क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म आपका किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो यहाँ ए लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो जो फर्स्ट टर्म होता है वही आपका ए होता है, ए जो है वो आपका क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो तो 3 है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से याद रखना है इस चीज़ को, नेक्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, सेकंड फर्स्ट को माइनस करेंगे, देन आपका थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे, देन फोर्थ से थर्ड को माइनस करेंगे, तभी आपका क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम है तभी आपका वो ईपी होता है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो वो ईपी नहीं कहलाता है। 3 से 1 को माइनस करेंगे, टी के लिए देखो जरा क्या आएगा, 3 - 1 कर रहे हैं तो आपका -2 आ रहा है। फिर नेक्स्ट आपने निकाला -1, -1 करेंगे तो ये -2 आ रहा है। फिर आपने क्या किया, -3, -1 करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 और +1 ये भी आपका -2। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, कॉमन डिफरेंस आपका पहले ही टर्म से जो निकल के आ रहा है वही आपका इक्वल है, क्योंकि उसने एपी बोल दिया है। 3 - 1 करेंगे आपका कितना आ जाएगा,
2 जो है वो आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, सॉरी 1 माइनस करेंगे ना इसमें, ई जो है वो क्या होगा आपका 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2, और यही आपका डी है, यही आपका डी है। सेकंड वाले में देखो जरा, ए की वैल्यू तो आपको दे रखी है -5 है। अब आपको डी निकालना है तो क्या करेंगे, -1 माइनस माइनस 5 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो -1 ये +5 हो जाएगा, सॉल्व करने पर कितना बचेगा 4। तो डी की वैल्यू क्या है आपकी, प्लस की 4 है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट आप अगले वाले को देखो जरा, ए की वैल्यू आपको दिख रही है 1/3, डी आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 5/3 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना उसने एपी बोला है इसलिए आपको एपी चेक नहीं करना है, एपी तो ये ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना है, केवल ए और डी निकालना है। ठीक है, इस वाले में देखेंगे तो क्या आ जाएगा जरा देखो, ए तो है आपका 0.6, डी निकालना है तो आप 1.7 में से -0.6 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1.1 आपका डी निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमें इसी में आगे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। भाई साहब ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से। इसमें बोला है कि पहले तो आप ये चेक करो कि इनमें से कौन सा एपी है, और एपी अगर है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है वो निकालो, देन उसके फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालो, 3 मोर टर्म्स। तो ध्यान से देखो, पहले ए आपका क्या है यहाँ पे 2 है, ए आपका क्या है यहाँ पे 2 है, डी आप निकालेंगे जरा कितना है, तो देखो 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो आपका 2 बचेगा। नेक्स्ट आप 8 में से क्या माइनस करोगे, 4 माइनस करोगे तो 4 आएगा। फिर आप नेक्स्ट 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 आएगा। जरा देखो क्या यहाँ पर डी ये आ रहा है, यहाँ पर डी ये आ रहा है, D1 कह सकते हैं, D2 कह सकता हूँ, D3 कह सकता हूँ, सेम नहीं है, सेम नहीं है तो ये आपका एपी नहीं है, एपी नहीं है। सेकंड वाला चेक करते हैं जरा देखो, ए तो हमें पता है क्या है, A2 है। अच्छा डी निकालने का याद कर लो तरीका क्या है, डी जो है वो D1 आप निकालेंगे तो क्या है, A2 माइनस A1 करना है, D2 निकालेंगे आप तो A3 माइनस A2 करना है, D3 निकालेंगे आप तो A4 माइनस A3 करना है। इस तरीके से आपको चेक करते रहना है। ठीक है, A5 में से A4 माइनस करना है, एंड सो ऑन। ये आपका डी निकालने का तरीका है। ठीक है, ए यहाँ पर 2 है तो आप डी निकालेंगे, डी क्या लिखेंगे आप, 5/2 में से माइनस करेंगे 2, एलसीएम लिया 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 5/2 माइनस 4/2 हो जाएगा, कितना बचेगा 1/2। अब इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे, ये D1 है, D2 निकाल के देखते हैं, यानी कि D3 में से D2 को निकाल के देखते हैं, A3 में से A2 को, तो ये 3 माइनस 5/2 है। देन ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके 1 2 3 जा 6, 6 माइनस क्या हो जाएगा 5/2, ये भी आपका 1/2 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये दोनों सेम आ गए। नेक्स्ट वाले में से इसको भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं जरा, D3 निकालते हैं, 7/2 माइनस 3, क्या आ जाएगा देखो, 2 3 जा 6, तो 7 माइनस 6/2, ये भी आपका 1/2 आ रहा है। अब इसका मतलब इसका 1/2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मैं इसको एक ही बार लिख लेता हूँ, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 1/2। इसका मतलब मुझे 3 मोर टर्म्स और निकालने हैं, तो क्या करना है, जो आगे वाला टर्म है उसमें 1/2 ऐड कर देना है, फिर जो निकलेगा उसमें 1/2 ऐड कर देना है, फिर जो निकलेगा उसमें 1/2 ऐड कर देना है। इसका मतलब 7/2 में मैं 1/2 ऐड करूंगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा, कितना हो जाएगा 8/2, 8/2 का मतलब 4 है, तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मुझे 4 में क्या करना है, 1/2 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 + 1, ये 9/2 हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म आपका 9/2 हो जाएगा। इसके बाद 9/2 में मुझे फिर से 1/2 ऐड करना है, ये 10/2 हो जाएगा, और आंसर आपका आ जाएगा 5, तो नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 5। देखो ये 3 टर्म्स भी मैंने आपके यहाँ पे निकाल दिए। अब इसको चेक करना है, यहाँ पे ए आपका दे रखा है माइनस का 1/2 है, देन आप D1 चेक करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3.2 और माइनस माइनस 1.2, ये क्या बनेगा आपका -3.2 प्लस 1.2, आंसर क्या बचेगा जरा ध्यान से देखो, तो आपके पास आंसर बचेगा -2, क्या बच रहा है आपका -2, आंसर आपका 2.0 आपका आंसर बच रहा है। ठीक है, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए। D2 निकाल के देखते हैं, इसका मतलब A3 में से A2 माइनस करेंगे तो -5.2
माइनस माइनस 3.2 क्या आएगा जरा देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये -5.2 और ये +3.2। यहाँ भी आंसर देखो तो आपका कितना बच रहा है, माइनस का 2.0। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपका सेम रहने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या निकल के आएगा, D-2। अब ये तो निकल के आ गया, मुझे अब क्या करना है यहाँ पे, अब इसके मोर थ्री टर्म्स निकालने हैं। इसका मतलब इसमें से मुझे 2 माइनस करना है, जो आएगा उसमें से भी 2 माइनस करना है। एक्चुअली माइनस मतलब ये हुआ -7.2 -2 ऐसे करना है। आंसर क्या आएगा, -9.2। -9.2 में फिर -2 करना है तो -11.2 आएगा। -11.2 में फिर -2 करना है तो -13.2 आएगा। ये आपके थ्री टर्म्स निकल के आ गए मोर, यानी कि -9.2, ठीक है, -11.2, -13.2। ये आपके थ्री मोर टर्म्स निकल के आ गए इस एपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, फोर्थ। इसमें देखो ए आपका कितना दे रखा है, -10 दे रखा है। डी आपको निकालना है तो क्या करेंगे, -6 माइनस -10 करेंगे, -6 + 10 हो जाएगा, यानी कि 4 आ रहा है। फिर से डी चेक करेंगे, D2 निकाल के, ये D1 निकाला था, तो -2 -6 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, -2 + 6 हो जाएगा, ये भी आपका 4 निकल के आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, 4 निकल के आ रहा है, तो प्लस का 4 है, इसका मतलब 2 में मैं 4 ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा, 6 में आपका मैं 4 ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 में आपका मैं 4 ऐड करूंगा तो 14 आ जाएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका 4 निकल के आया है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये वाला टर्म है इसके आगे वाले 3 मुझे चाहिए, तो मैंने क्या किया, आगे वाले 3 मुझे इसमें चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसमें डी को ऐड किया। फिर जो निकल के आएगा यहाँ पर, ये 6 आ गया, 6 में फिर मुझे डी को ऐड करना था तो ये 10 निकल के आ गया, फिर मुझे 4 को ऐड करना था, ये 14 निकल के आ गया। ये इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ए क्या है, यहाँ पर आपका 3 है, D1 आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 + √2 -3 करेंगे तो आंसर √2 आएगा, ठीक है। D2 आप निकालेंगे तो 3 + 2√2 में से माइनस करेंगे 3 + 2√2, तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस करने पर, और 2√2 में से -√2 करेंगे तो आंसर आएगा आपका √2। इसका मतलब डी आपका क्या निकल के आ गया, कॉमन डिफरेंस जो है वो √2 निकल के आ गया इस वाले क्वेश्चन में। जब आपको कॉमन डिफरेंस √2 है तो आगे वाले में आपको √2 ऐड करते हुए जाना है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपके निकल के आ जाएंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स आप निकाल देते हैं। तो 3 + 3√2 था, इसमें √2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 + 4√2। ये 3√2 था, एक और √2 ऐड कर दिया हमने, 4√2 हो जाएगा। 3 + 4√2 में फिर से √2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 5√2। फिर से मैं क्या करता हूँ, 3 + 5√2 आ गया आंसर, इसमें √2 ऐड करता हूँ, आंसर आएगा 3 + 6√2। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपके आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आपका दे रखा है 0.2, देन डी आपको चेक करना है। डी चेक करना है तो हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे। इसका मतलब A3 आपका, सॉरी, ए D1 निकालना है, D1 आपको निकालना है तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, 0.22 में से -0.2 करेंगे तो आंसर क्या बचेगा आपके पास, 0.20। फिर मैं D2 निकालता हूँ, यानी कि A3 में से A2 निकालता हूँ, यानी कि 0.222 -0.22। तो क्या आंसर आने वाला है इसका, इसका आंसर जो आने वाला है 0.002 निकल के आने वाला है, ठीक है। तो देखो जरा, ये वाला नंबर दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यानी 0.20 डज नॉट इक्वल टू 0.002, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका एपी नहीं निकल के आया। नेक्स्ट को देखते हैं, जरा देखिए, यहाँ पर आपका A0 है, D1 निकालेंगे तो आपका A2 - A1 करेंगे, कितना है, -4 -0 करेंगे तो -4 ही आएगा। D2 आप निकालेंगे तो A3 में से आप A2 माइनस करेंगे, A3 -8 है, माइनस का -4 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो -8 + 4 = कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। D3 आप फिर निकालेंगे तो A4 - के A3 करेंगे
और A4 आपका -12 है, माइनस माइनस 8 करेंगे तो -12 प्लस का 8 यानी इक्वल टू -4। इसका मतलब डी आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम निकल के आ रहा है और वो क्या है -4। मुझे इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, तो -4 में मैं -12 में से क्या करूँगा, -12 में -4 करूँगा तो कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा। -16 में -4 करूँगा तो -20 आ जाएगा। -20 में -4 करूँगा तो आपका -24 आ जाएगा। ये निकल के आ रहे हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके, तीनों ही माइनस में होंगे, यानी माइनस का 16 -20 -24, माइनस का 16 आ जाएगा, -20 आ जाएगा, -24 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके इस एपी के निकल के आ चुके हैं। ओके दोस्तों, अब इसके बाद 1 मिनट पानी पी लेते। चलिए, इसके बाद ये है आपका 8th वाला। इसमें ए की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, -1/2 दे रखी है। डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे पहले। A2 कितना है आपका, -1/2, माइनस माइनस 1/2 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये -1/2 और ये +1/2 इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो ध्यान से, सारे नंबर सेम है ये, और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डी की वैल्यू 0 कह सकते हैं हम, डी की वैल्यू 0 कह सकते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म से आपके वही -1/2 -1/2 -1/2 ही होगा। ये आपको क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन देखिए जरा। ए आपका क्या है, 1 है। डी आपका क्या निकल के आएगा, 3 - 1 यानी कि 2। एक और डी आपका क्या निकल के आएगा, यानी कि 9 - 3 इक्वल टू 6। ये दोनों आपके सेम नहीं है, इसका मतलब ये आपका एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 10th वाला। देखो ए आपका ए ही दे रखा है, और डी निकालते हैं तो जरा देखिए, D1 क्या आएगा आपका, 2a माइनस ए करेंगे तो ए बचेगा। फिर आप D2 निकालेंगे तो क्या होगा, 3a माइनस 2a करेंगे तो आपका ए आएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपका सेम नजर आ रहा है, यानी डी की वैल्यू ए आ रही है। मुझे क्या करना है, नेक्स्ट निकालना है। तो 4a में प्लस ए करूंगा तो 5a आ जाएगा नेक्स्ट टर्म। 5a में मैं प्लस ए करूंगा तो आपका 6a आ जाएगा नेक्स्ट टर्म। और 6a में प्लस ए करूंगा तो आपका 7a आ जाएगा। यानी कि ये 5a, 6a, 7a, ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना। इसके बाद देखिए जरा, इस वाले में ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, A4 है। तो ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई में पावर स्क्वायर होता जा रहा है, तो इसका मतलब आपका लॉजिकली ए स्क्वायर, ए तो आपका ए दे रखा है, अगर डी निकालेंगे तो ए स्क्वायर में से ए माइनस करेंगे तो नहीं आएगा। D1 है, ये D2 निकालो जरा, A3 में से ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो इक्वल नहीं आ रहा है। ये डिफरेंस दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपका एपी नहीं है, और ये एपी नहीं है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, तो ये आपका ए जो दे रखा है वो √2 है। अब निकालते हैं डी। D1 क्या होगा, √8 माइनस √2। √8 को एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। आप सॉल्व करके देखेंगे, √8 को 2√2 लिख सकते हैं। देखो कैसे, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 1 पेयर बनता है। इसका मतलब √8 को मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2√2 बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब डी आपका यहाँ से 2√2 निकल के आया फर्स्ट वाले में। D2 आप निकालेंगे तो √18 माइनस √8 करेंगे तो √18 को क्या ले सकते हैं, √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, और माइनस ये क्या है, 2√2। आंसर क्या निकल के आया, √2। इसका मतलब ध्यान से देखिए जरा, 2√2 माइनस √2 था, तो ये निकल के आया √2। तो D1 आपका √2 निकल के आ रहा है, D2 भी √2 आपका आ रहा है, तो डी निकल के आ गया √2। √2 आपका इसका मतलब एग्जैक्ट है। अब आप नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए ध्यान से। या आप एक सीरीज देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर, सॉरी, ये 2 है, ये 8 है, ये 18 है, ये 32 है। कितना ऐड होता जा रहा है, जरा देखो, ये यहाँ पे 6 ऐड किया, यहाँ पे 12 ऐड किया, यहाँ पर 14 ऐड किया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मुझे निकालने हैं, तो √32 में मैं एक तरीके से √2 ऐड कर दूं, √2 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, इस √2 का मतलब इसके अंदर अगर ऐड करेंगे तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, इसको ध्यान में देखिए। √2 √32 में ऐड करेंगे तो दोनों नंबर रूट के अंदर नहीं आते हैं ये, तो ये बनेगा आपका, यहाँ देखो एक सीरीज देखो, 2 में आपका +6 किया है, यहाँ पर प्लस आपका क्या किया है, 10 किया है, यहाँ +6 किया है, यहाँ +10 किया है, यहाँ प्लस कितना किया है, 14 किया है। ठीक है, यहाँ पर प्लस कितना करना पड़ेगा, देखो 6, 10, 14, 4 4 बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ पर आप 18 करेंगे, और 18 करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा √50। √50 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखो जरा आंसर क्या आएगा,
2 से 25, 5 से 1, 5 से 5, 5 से 1, यानी कि 5√2 निकल के आएगा। अब इनका आंसर देखो जरा क्या निकल के आ रहा था, √2, ये 2√2, ये 3√2, ये 4√2 निकल के आएगा, देख लो 32। ठीक है, 4√2 निकल के आएगा 32, तो ये निकल के आएगा 5√2। ये आपका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। तो 5√2 हो गया, यानी कि √50 कह देंगे फर्स्ट वाला। और उससे आगे 6√2 होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, 36, और 2 72 हो जाएगा। उसके बाद 7√2 होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, 98। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जरा, देखो क्वेश्चन नंबर आपका क्या 13 है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है √3, और डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 माइनस √3। ठीक है, √6 माइनस √3। फिर डी निकालेंगे, आपका ये D1 था, D2 निकालेंगे, √9 माइनस √6। अब √9 की वैल्यू होती है 3, तो ये 3 माइनस √6 आ रहा है। इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस जो है वो, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल। कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल, इसलिए हम क्या करेंगे, ये आपका एपी, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एपी। 14 को चेक करते हैं। ये भी देखो ध्यान से, पावर बढ़ती जा रही है, और पावर वाले इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, तो ये एपी फॉर्म में नहीं होते, ये जीपी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें रेशियोज होते हैं। ठीक है, हालांकि ये देखो तो ये ऑड नंबर्स का क्या है, स्क्वायर है, तो ये भी आपका एपी नहीं होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा। ये 25 माइनस का 3 की पावर 9 करेंगे तो 16 आएगा। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, ये D1 है, ये D2 है, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखते हैं जरा। ये 1 की पावर, ये सेम कहानी है, फिर से वही हो जाएगा। 1 की पावर 2, यानी ए की पावर, ए जो है वो 1 निकल के आ रहा है। D1 निकालेंगे तो 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा। D2 निकालेंगे तो 49 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा। देखो भाई, ये तो लग रहा है आ जाएगा, ये तो 25 माइनस करेंगे ना, 24 आ गया। नेक्स्ट आप एक और भी निकाल के देख सकते हैं, तो 73 माइनस 49 कितना आ जाएगा ये। यस, ये एक एपी है भाई, एपी है। तो अब हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, यानी कि डी आपका क्या निकल के आ रहा है, डी आपका 24 निकल के आ रहा है एवरी केस में। तो अब आप नेक्स्ट निकालेंगे तो 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका, 7 9 97। और 97 में फिर 24 ऐड करेंगे आप, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 121। फिर 97 में आप कितना ऐड करेंगे, सॉरी 121 में आप क्या ऐड करेंगे, 24 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 145। ये 3 टर्म्स आपके नेक्स्ट निकल करके आ चुके हैं। चलिए, अब आपका ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट, यानी एक्सरसाइज 5.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेकर के आऊँगा 5.2 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद।